भागलपुर आने पर शरद को दुर्गाचरण एमई स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई इसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था। यहाँ उसे पढ़ना था सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण। ये केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था। इसलिए ये बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसू के माध्यम से हुआ। उस समय वो सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वही अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं पाया, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुत को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। नाना लोग कई बार थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या काफ़ी थी। उनमें छोटा नाना अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र उनका सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था। वे मानो यमराज के सहोदर थे। मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है, इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। इस विद्याध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी। शरद यहाँ भी अग्रणी था। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों, पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा गया? नहीं, क्यों? पंडित जी नहीं आए, उन्हें बुखार आ गया है। बस नाना ने घर के सेवक मुशाई को पुकारा, मुशाई, लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे। मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरद ने घोषणा की, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले, और तुरंत ही समवेत गान का ये स्वर वहाँ गूंज उठा। डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी, मदर इज नाई, क्रो एंड केपार, केपार एंड क्रो, देयर लिटिल बेबी, डेयर यू गो up to the ceiling, up to the ground, backward and forward, round and round. Dance little baby and mother will sing merrily merrily, ding ding ding. एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया। खुशी से ताक दिनादिन। एक दिन न जाने कहाँ से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता। चमगादड़ को देखकर मणि और शरद के हाथ खुजलाने लगे। लाठियां लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा, उसमें चमगादड़ तो जंगलों में ही होकर निकल गया, लेकिन लाठी दीवे में जा लगी। चादर पर तेल फैलता हुआ वहां भूजकर गिर पड़ा। यह देखकर मणि और शरद दोनों चुपचाप वहां से पलायन कर गए। नाना की आँख खुल के ही देखा, घोर अंधकार फैला है। पुकार उठे, मुशाई मुशाई। मुशाई दौड़ा दौड़ा आया, जी, बत्ती क्यों बुझ गई? दियासलाई जलाकर मुशाई ने देखा कि वहाँ न तो मणि है और न शरद, केवल देवी गहरी नींद में सोया है। बोला, मणि और शरद तो खाना खाने गए हैं, देवी ने बत्ती गिरा दी है। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुशाई से कहा, इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो। अगले दिन मामा को प्रश्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम ही कृपा थी। शरद ने बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। वे गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुरदास आ निकले। उनकी दृष्टि में यह अक्षम्य अपराध था। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मणि और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद किया। जगन्नाथ, इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। परंतु शरद पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगती। उसको ठीक करने चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा हो आना स्वाभाविक ही था। तब वह स्कूल का सेवक जगुओं की पानशाला में जा उपस्थित होता। इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और बढ़ा। वे घड़ी को आधा घंटा आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी 1 घंटा भी आगे हो जाता था। उस दिन 3 का समय होने पर उसमें 4 बजे थे।
अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ। उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका उनसे भी मन में थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। एक दिन पाठशाला से असमय में ही लौट आए कि यह देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे कंधे पर चढ़कर घड़ी के आगे कर रहे हैं। बस वे गरज उठे और सब लड़के को निमिष मात्र में वहां से भाग गए, लेकिन शरद भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। पंडित जी ये कभी नहीं जान सके कि इस सारे नाटक का निर्देशक वही है। उसने कहा, पंडित जी आपको पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। उस समय की उसकी मुख भंगी देखकर कौन अविश्वास कर सकता था। अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल और दलपति बना गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास से उसके कंधों पर आ गया। उसके शौक भी बहुत थे, पशु पक्षी पालन और उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसके काट के बक्स में रखते थे। बड़े यत्न से वह उसकी देखभाल करता था। उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती थी। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता था। उसी प्रदर्शन के कारण उनके सभी साथी उसकी सहायता करना अपने को धन्य मानते थे। उन्होंने केवल परिवार के या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकरों के बच्चे भी थे। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। यह बच्चे भी उसे प्रश्न करके अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल आदि और लता गुल्म लगाए थे। ऋतु के अनुसार जूही, बेला, चंद्र, मल्लिका और गेंदा आदि के फूल खिलते और दलपति सहित सभी बच्चे गदगद हो उठते। इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। साधारणतः वह उस पर मिट्टी लीप देता, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखना आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता। लेकिन ये सब कार्य उसे लुक छिप कर करने पड़ते थे, क्योंकि नाना लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्हें मानते थे कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए और संध्या के स्कूल से लौटकर रात को भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुर था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड मिल दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसके घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में शरद निष्णात था। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिभा में जरा भी कमी नहीं हुई। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र याद था। परंतु शरद था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल में उसे बड़े प्रिय थे। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते। उसका मांझा विश्वविजयी था। वह ऐसा पेंच मारता था कि विरोधी की पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर ऐसे लपक लेता कि साथी मुग्ध हो उठता। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमृतों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वह डाल तो शरद पात पात। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरदचंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांतराम और सव्यसाची इस कला में निष्णात है। पता नहीं दुर्दांतराम की तरह उसने कहीं वही नारायणी भाभी थी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी मां ने उसे कल मुहे को एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी और उसके विरोध प्रकट करते हुए भी उसने स्वीकार कर लिया होगा। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पढ़ने में कमरे को खूब सजा कर रखता। चौकी उस पर एक सुंदर सी पाई, एक बंद डेस्क और उसके पुस्तक का उपयोग, कलम, दवात इत्यादि इत्यादि। उसकी पुस्तकें झकझक करती थी। कॉपियाँ में स्वयं रीने से काट कर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता था। स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियों और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको छोटे बच्चों में बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता था, लेकिन देने के अभिमान का आनंद नहीं था, यह था भार मुक्ति का आनंद। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था।
बड़े होने पर कथा शिल्पी शरदचंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसलिए तो परेशान रहती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने पर वे लोग उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद बहुत दिनों तक वहाँ भूतावास बना रहा। अभिभावकों से छुपाकर इसी महल के आंगन में शरद ने कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार किया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी। पैसे का अभाव जो था, बहुत सोच विचार कर शरद ने आदेश दिया बांस की बार तैयार की जाए। वह संजय के झुटपुटों में 4-5 लड़के बांस काटने निकल पड़े। झाड़ झंगाड़ों में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लहूलुहान हो गए, पर दलपति की आज्ञा है कि उसे रात को पैरेलल बार तैयार हो जाने चाहिए, और वह हुई। अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उछपुल होकर उस पर झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहाँ एकदम मना था। घर के लोग जान न ले, इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेकर रहना कष्ट साध्य नहीं है। उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के समीप ही थी, लेकिन कभी कभी रूट कर दूर चली जाती थी। उस वर्ष ऐसा ही हुआ। बीच में छोटे छोटे ताल बन गए, उसमें लाल लाल जल भर गया। शायद उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे संवरण कर सकता था। मणि मामा को साथ लेकर एक दिन वह उसमें कूद तो पड़ा, लेकिन उसका दुर्भाग्य उस छोटे नाना अगोनाथ असमय ही घर लौटा है। मैंने मणि को नहीं देखा तो पूछा, मणि कहाँ है? किसी ने बताया, मणि शरद ताल में स्नान करने गए है। उस क्षण अगोनाथ ने जो हुकार किया, उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते हुए मणि पर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार चलने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई, उसके ठीक होते होते 5-7 दिन लग गए, लेकिन शरद उस क्षण के बाद वहाँ नहीं देखा गया। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वो ये दिखाई गया। मामा लोगों ने अचरज से पूछा, तू कहाँ चला गया था रे? शरद ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या खाता था? वही जो तुम खाते थे। कौन देता था? छोटी नानी। जिस समय छोटी नाना मणि के मार रहे थे, उस समय छोटी नानी ने परामर्श से शरद घर में जा छिपा था, लेकिन उसे खोलने का जितना शौक था उतना ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल में ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था। पिता के संग्रहालय में जो पुस्तकें उसके हाथ लग जाती वो छिपाकर उन्हें पढ़ डालता। वही तो एक दिन उसके हाथ ऐसी पुस्तकें लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। विपद पढ़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। अपने सभी साथियों को उसने यह मंत्र सिखा दिया था। केवल गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने का ही नहीं, सांपों को बस में करने का मंत्र भी उसने उसमें मिला था। शायद उसकी परीक्षा करने को आतुर हो उठा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था। बड़ी कठिनता से उसने प्राण बच सके थे, इसलिए वह जन्मेजय की तरह नागयज्ञ करने के और भी उत्सुक था। कोश में लिखा था कि एक हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फन के पास रख देने पर पल भर में ही वह सांप सिर नीचा कर निर्जीव हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली। सांप की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन शायद उसे इस मंत्र का पता लग गया था, इसलिए बहुत खोज करने पर भी कोई सांप नहीं दिखाई गया। अंत में अमरूद के एक पेड़ के नीचे मलबे में एक गोखरू सांप के बच्चे का पता लगा। खुशी से भरकर शरद अपने दल सहित जब पहुंचा, उसने बाहर निकालकर छेड़ने लगा। बालकों के अत्याचार से शुभ होकर सांप ने उस बच्चे को अपना फंड उठा लिया। शरद इसी क्षण की राह देख रहा था। उसने तुरंत आगे बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने कर दी। विश्वास था कि अभी वो सांप सिर नीचा करके सबसे क्षमा प्रार्थना करेगा, लेकिन निस्तेज होना तो दूर, वह बच्चा बार बार उस जड़ को डसने लगा। यह देखकर बालक भयातुर हो उठे। तब मणि मामा कहीं से लाठी लेकर आया और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का संहार कर डाला। ऐसा लगता है कि तब तक शरद की भेंट विलासियों के मृत्युंजय से नहीं हुई थी। जड़ दिखाने से पूर्व एक काम और भी तय करना था। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना तो पहले उसका मुंह गर्म लोहे की सीख से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए, चाहे कोई मामूली सीख, उसे भागकर जान बचाने को ही सूझेगा। श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथा शिल्पी शरदचंद्र ने इस विद्या का अच्छी चर्चा की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी ये भी देखा जाता है कि दलपति गैरहाजिर है, पुकार उठी, कहाँ गए शरदा? यही तो थे, कहाँ थे?
कुछ पता न लगता, परंतु जब खोज खोज कर सब थक जाते तो न जाने कहाँ से आकर वह स्वयं हाजिर हो जाता। बच्चे उसे घेर लेते और पूछते कहाँ चले गए थे। तपोवन या तपोवन कहाँ है, हमें भी दिखाओ। उसने किसी को भी तपोवन का पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र